हेलो हेलो हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बताओ, आगे बढ़े फिर अपन। हाँ बेटा, आगे बढ़े। ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने साइटोस्केलेटन कंप्लीटली ओवर कर दिया। ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, डिफरेंस बिटवीन सीलिया फ्लैजिला। ठीक है। सेंट्रियोल कितने कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है। डबलेट किस में है, ट्रिपलेट किस में है, सिंगलेट किस में है, हब प्रोटीन किस में है, कौन किस तरीके से प्रेजेंट है, ये सारी चीजें अपन ने कहाँ पे कर ली थी बेटा? लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। तो अगर लास्ट लेक्चर तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, कोई चीज हो, कोई डाउट हो, या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो बताओ बेटा, फिर आगे बढ़े। अगर नहीं आया तो बताओ बेटा, एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। और अगर ऑल क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो। ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, वो है न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। ठीक है। ये बात तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। जब चैप्टर का स्टार्ट किया था तो वहां पे सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, वो सारी चीजें देखी थी। तो अगर देखे तो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था बेटा। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन से साल में? 1831 में। कौन से साल में किया था बेटा? 1831 में। इसके अलावा नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं? नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि बेसिकली ये किस टाइप का ऑर्गेनल है, मतलब स्मॉल है कि लार्ज है। तो अपन बोलते हैं कंपेरेटिवली लार्ज ऑर्गेनल है। कंपेरेटिवली लार्ज ऑर्गेनल। ठीक है। जैसे अगर दूसरा ऑर्गेनल से कंपेयर करें, जैसे राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, अगर उनसे कंपेयर करें तो बेस ये कैसा है? कंपेरेटिवली लार्ज ऑर्गेनल है। ठीक है बेटा। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है इन ए सेल, ठीक है, जैसे जनरली सिंगल सेल हैव सिंगल न्यूक्लियस, बट सम सेल्स में हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है। एग्जाम्पल, पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या है बेटा? पैरामीशियम। पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है बेटा? दो न्यूक्लियस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं बेटा? बाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे सेल्स भी है जिनमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उनका एग्जाम्पल ओपालिना। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। आ रही है बात समझ में या नहीं? ओके।
ऐसे ही कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होता. सम सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस या डजंट हैव न्यूक्लियस. ठीक है, मेरी ग्रामर से अच्छी ग्रामर आप लोगों की है. ठीक है, तो आप देखना सम सेल्स डजंट हैव न्यूक्लियस. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बेटा मैमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब सेल, मैमेलियन आरबीसी. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ओके. मैमेलियन आरबीसी बेसिकली इंसानों के आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉन्केव शेप होती है. ठीक है. सीव ट्यूब आपने जाइलम फ्लोएम जहां पे पढ़ा होगा वहां पे पढ़े होंगे. हमेशा उसके साथ एक उसका साथी सहायक सेल रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल. ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? कंपेनियन सेल. आ रही है बात समझ में? तो ठीक है, ये तो क्या हो गए, कुछ कॉमन चीजें हो गई न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि यहां पे जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा न्यूक्लियस है. यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा इंटरफेजिक न्यूक्लियस. कौन सा न्यूक्लियस? इंटरफेजिक न्यूक्लियस. अब बात आती है कि सर ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस क्या होता है? हमने तो खाली न्यूक्लियस सुना है, ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस ये कुछ तो नया लेके आ रहे हो आप. आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले आओगे क्या नया? नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लेके आ रहा. इंटरफेजिक न्यूक्लियस मतलब बेसिकली वो न्यूक्लियस जो जनरली अपन स्टडी करते हैं वो क्या, कौन से फेज में होता है सेल उस टाइम पे? इंटरफेज वाले सेल फेज में होता है. कौन से फेज में होता है बेटा? इंटरफेज में होता है. ठीक है, न्यूक्लियस इन नॉन डिवाइडिंग फेज. nucleus in non-dividing phase is called interphasic nucleus. Is called interphasic nucleus. इधर देखो, जनरली जो यूकैरियोटिक सेल होता है बेटा, ठीक है, देखो अपन यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल में. न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं है. ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें अपन ने एक वर्ड पढ़ेंगे. वैसे इस चैप्टर के जस्ट बाद ही अपन नया चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे बेटा, सेल साइकिल सेल डिवीजन. ठीक है, वहां पे एक चीज पढ़ते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन में. बेसिकली दो फेज होते हैं सेल के पास. कितने होते हैं? दो फेज. एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेज. एम फेज में तो क्या होता है? डिवीजन होता है. क्या होता है? डिवीजन होता है. और इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में बेसिकली सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है. वो बेसिकली उसका ग्रोथ फेज है, प्रिपरेटरी फेज है. ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम सेल किस में रहता है? इंटरफेज में रहता है. मैक्सिमम टाइम किस में रहता है बेटा? इंटरफेज में रहता है. सेल साइकिल सेल डिवीजन जब अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि बेसिकली 95 या मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कौन से फेज में है? इंटरफेज में है. ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे जो अपन न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं वो कौन सा फेज का न्यूक्लियस है? इंटरफेज का है. इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? इंटरफेजिक न्यूक्लियस. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या बेटा? ठीक है, यहां पे जो अपन पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली ये वाला जो न्यूक्लियस है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन.
ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। आ रही है बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं है बेटा? ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। देखो, न्यूक्लियर एनवलप क्या है? न्यूक्लियर एनवलप वो चीज है जो बेसिकली न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या करती है बेटा, सेपरेट करती है। न्यूक्लियो न्यूक्लियस को क्या करती है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, अब ये जो पूरी खाली जगह दिखाई दे रही है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। अब अगर इसके चारों ओर में अगर ऐसे एक ऐसे ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बना दे, तो ये बाकी पूरी जगह को, मतलब इस जो इसके अंदर की जो स्पेस है, इसको बाकी के साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं न्यूक्लियर एनवलप क्या है भाई, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम, it separates nucleus from cytoplasm, it separates nucleus from cytoplasm। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट में कितनी होती है, दो होती है। वैक्यूल में कितनी होती है, एक होती है। लाइसोसोम में कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। तो इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। अगर दो मेम्ब्रेन है बेटा, तो एक तो आउटर होगी और एक क्या होगी, इनर होगी। एक क्या होगी, आउटर, और एक क्या होगी, इनर। आ रही है बात समझ में? अब याद करो, जहां पे अपन ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था। वहां पे मैंने जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, तो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन से ही होगा। वो किससे एसोसिएटेड होगा, आउटर मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के लिए अपन लिखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कैन बी स्मूथ और रफ। आउटर मेम्ब्रेन कैन बी स्मूथ और रफ। रफ कैसे होगी, किसका प्रेजेंस की वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। किसकी वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्मूथ है। वो कैसी है, स्मूथ है। क्या ये दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एकदम चिपकी हुई है आपसे, एक दूसरे से, या इनमें थोड़ा सा गैप है या स्पेस है? स्पेस है बेटा। और उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। कौन सी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो कि कितना होगा बेटा, जो कि होगा 10 से 50 नैनोमीटर। कितना होगा, 10 से 50 नैनोमीटर। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? देखो मैंने क्या बोला बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस बेसिकली कितना होगा, ये स्पेस होगा 10 टू 50 नैनोमीटर। कितना होगा, 10 टू 50 नैनोमीटर। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन देखते हैं वो ये है, उसको मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वो ये बोलता है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके बीच में क्या है, पोर्स है। क्या है उसके बीच में, पोर्स है, ठीक है। और वो पोर्स कैसे बने हैं, वो पोर्स बने हैं बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। दोनों के जो आउटर इनर मेम्ब्रेन है उनके जो एंड्स है वो आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए। जैसे कि इधर देखो, ये एक सेल, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। ये पहले अपन क्या बना रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे आप, देखो ये क्या है बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में यहाँ पे एंड्स पे क्या हो रही है बेटा, फ्यूज हो रही है। क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले यहाँ पे ये फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, गैप बन जाता है। ये क्या बन जाता है इधर, गैप बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, गैप है। इन गैप को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये रेस्पॉन्सिबल है बेटा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, किस टाइप के मटेरियल एक्सचेंज, responsible for exchange of material between cytoplasm and न्यूक्लियस। जैसे कि एग्जाम्पल, आरआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है बेटा, आयंस, ठीक है। ये सारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अब ऐसे ही न्यूक्लियर एनवलप के बाद जो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, वो क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में आप ये मान के चलो, अगर कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, तो आपको क्या बोलना है, इट इज, ठीक है, इट इज सेमी फ्लूइड। क्या है बेटा, सेमी फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट एंड कोलाइडल। जो क्या करता है, जो, इट इज ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड, कोलाइडल, which fills up the
न्यूक्लियस, विच फिल्स अप द न्यूक्लियस। मतलब बेसिकली ये एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड लिक्विड टाइप का है जो न्यूक्लियस को क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोलस कॉमा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ऐसे ही अपन नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। किसके बारे में बेटा, न्यूक्लियोलस के बारे में। देखो न्यूक्लियोलस कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, डायरेक्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, डायरेक्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जनरली न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डॉट 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 करके दिखाया जाता है बेटा। ठीक है, वो बेसिकली मतलब ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। आई बात समझ में। तो मतलब उसको अपन बोल सकते हैं इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स, राइबोसोमल सबयूनिट्स। तो बेसिकली अगर कोई पूछ ले कि राइबोसोम के सिंथेसिस में डायरेक्टली किसका इन्वॉल्वमेंट है या किसका रोल है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोलस का। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस का। ठीक है, और बेसिकली इसकी जो साइज है वो लार्ज इन सेल्स होगी। कौन से सेल्स में लार्ज होगी, विच आर डायरेक्टली, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ओके बेटा। तो बेटा एक बार आप ना इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक एक बार मैं पानी पी के आता हूँ। आज क्या कुछ गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है बेटा। ठीक है, पसीना भी बहुत आ रहा है। मैं एक बार पानी पी के आता हूँ बेटा। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया ये सभी ने? ओके, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है न्यूक्लियस का ही पार्ट है। देखो न्यूक्लियस में बेसिकली अपन ने 4-5 पार्ट पढ़ेंगे, 4-5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा न्यूक्लियर एनवलप। क्या पढ़ा बेटा? न्यूक्लियर एनवलप। फिर अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोलस। अब अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिन। फिर अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन। क्या देखेंगे बेटा? ठीक है, तो क्रोमेटिन अगर कोई पूछे व्हाट इज क्रोमेटिन, तो जो इंटरफेजिक न्यूक्लियस होता है, कौन सा न्यूक्लियस बेटा? इंटरफेजिक न्यूक्लियस। अपन ने वैसे भी बताया है जब यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया था इस न्यूक्लियस के बारे में, तो अपन ने बोला है बेटा कि अभी जो अपन न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं वो कौन सा न्यूक्लियस है? वो है इंटरफेज वाला न्यूक्लियस। क्योंकि मैक्सिमम टाइम सेल किस में रहता है? इंटरफेज में रहता है। किस में रहता है बेटा? इंटरफेज में रहता है। तो इंटरफेजिक न्यूक्लियस कंटेन्स a network of interphasic nucleus contains a network of loose extended contains a loose extended network of loose extended network of nucleoprotein fibers, nucleoprotein fibers called, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन। अच्छा, क्रोमेटिन है तो बेसिकली किसका बना होगा? किसका बना होगा भाई? जल्दी बताओ। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स मतलब बेसिकली क्या होगा? डीएनए, आरएनए, यही तो चीजें होंगी बेटा। कौन सी चीजें होंगी? डीएनए, आरएनए। तो अपन लिख सकते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, किस किस का? डीएनए, आरएनए। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया? न्यूक्लियो फाइबर्स वगैरह हो गया। प्रोटीन्स कहां पे गए? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड एनएचसी प्रोटीन्स, एंड एनएचसी प्रोटीन्स। एनएचसी बोले तो, एनएचसी बोले तो बेटा नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? अब देखो, अगर ये डीएनए, आरएनए और इन सब का बना हुआ है तो मेरे को बताओ ये किस टाइप की चीज होगी? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एसिडिक, बेसिक? एसिडिक होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो बेसिकली ये किस टाइप के मटेरियल से डाई होगी, स्टेन होगी? इट गेट्स स्टेन्ड बाय, इट गेट्स स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। किससे बेटा? बेसिक डाई से। क्योंकि डीएनए, आरएनए का बना हुआ है तो जो कि कैसा मॉलिक्यूल है, कैसे कंपाउंड है? ये नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड एसिडिक इन नेचर है। कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एसिडिक नेचर है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, इसे मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन पे, कि सर ये हिस्टोन प्रोटीन्स, एनएचसी, ये कौन से खेत की मूली है? मूली नहीं है बेटा, पहली बात तो।
ठीक है। देखो बेटा, हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बेसिकली पैकेजिंग ऑफ डीएनए में काम में आती है। किस में काम में आती है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए से रिलेटेड है वो आप पढ़ोगे 12th क्लास में, एक चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वहां पे अपन पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां में अभी के लिए अपन लिख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स are associated with are associated with packaging of DNA, are associated with packaging of DNA, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। एक जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बेटा, a well defined nucleus have a definite number of chromosomes, definite number of chromosomes। ठीक है। एक बार जल्दी से इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़े। जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा जो क्रोमोसोम है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स। इट कंसिस्ट्स it consists of two identical halves called arms which are joined together by सेंट्रोमियर। ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम है उसके दो हाफ है जो कि एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल है। और वो जो दोनों हाफ है वो आपस में जुड़े हुए किससे है? सेंट्रोमियर से। ठीक है। तो अब इसी चीज को अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बेटा। क्या देखते हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इधर देखो बेटा, ये क्या है? दो आइडेंटिकल हाफ है। ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? आर्म्स बोलते हैं। ये पी आर्म, ये क्यू आर्म। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ये दोनों आपस में कहां पे जुड़ी हुई है? इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। और क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंट्रोमियर। अब इसके दोनों ओर ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। इनको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर।
कोर। आ रही है बात समझ में या नहीं? ये क्या है बेटा? ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि बोला गुरुजी, 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 हमने तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ पढ़ा है, आप तो यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड बना रहे हो, हमने तो ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है, दो क्रोमेटिड वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है। अरे तो पागलो, गधों के भाइयों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। वैसे तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इतना तो अपने पास थोड़ा दिमाग होना चाहिए जब आप ये वाले दिमाग बता रहे हो, ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। बेटा जनरली अपने पास ऐसा ही रहता है, ठीक है, बट जो इंटरफेज का एस फेज होता है उसमें क्या होता है, डीएनए का कंटेंट क्या होता है बेटा, डबल होता है ना, तो इसकी एक और कॉपी बन जाती है एस फेज में, ठीक है। और जनरली क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो अपने को कंडेंस फॉर्म में दिखाई देता है, जब कंडेंस होता है तब दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है अपने को एम फेज में। कौन से फेज में? एम फेज में, ठीक है बेटा। तो एम फेज में कंडेंसेशन में तो डबल ही दिखाई देगा, रीजन बीइंग कि कंटेंट ऑलरेडी डबल हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, बोले सर ये क्या है, एस फेज क्या है, एम फेज क्या है, डीएनए का कंटेंट डबल होना क्या है? तो बेटा ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल साइकिल सेल डिवीजन। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी रट्टाफिकेशन मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि बायो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इस चैप्टर के उस चैप्टर से लिंक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में आपका जो सेल साइकिल सेल डिवीजन का है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है बेटा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? या वाइस वर्सा कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वाला पार्ट थोड़ा सा लिंक्ड है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अभी के लिए आप ऐसे दिमाग में रखो, और इसको थोड़ा सा रिवाइज तब करना जब अपन सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको कभी जीवन में रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ओके, आई बात समझ में? ओके। इसके बाद अपनी एनसीईआरटी क्या बोलती है? इसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि जो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन के बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम्स बेसिकली चार टाइप के हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। क्या है बेटा? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या है? देखो, जो सेंट्रोमियर है वो एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर्म, दोनों एकदम इक्वल है, ठीक है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट सेंटर, इज प्रेजेंट एट सेंटर, जिसकी वजह से क्या है, पी आर्म लेंथ इज इक्वल टू क्यू आर्म लेंथ, दोनों बराबर है, ठीक है। ओके बेटा, इसलिए इस टाइप के क्रोमोसोम को अपन क्या बोलते हैं, आइसोब्रैकियल। क्या बोलते हैं? आइसोब्रैकियल, मतलब टू इक्वल आर्म्स वाले क्रोमोसोम, ठीक है। कैसे क्रोमोसोम? आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम। आ रही बात समझ में? जब इस टाइप के क्रोमोसोम को सेल साइकिल सेल डिवीजन के एनाफेज फेज में देखते हैं, ठीक है। कौन से फेज में? एनाफेज में। ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज it appears as V shaped। कैसा? V shaped या इन्वर्टेड V shape। आ रही है बात समझ में? देखो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा बेटा, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होगी और ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। तो अगर ये इक्वल हाफ्स है, क्या है,
इक्वल हाफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इसको देखो, ये हैंड को देखो बेटा, हैंड को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, इस हैंड को देखो, ऐसे देखो, ठीक है। तो ये आप ऐसे देखो, ये क्या है बेटा, ये पी आर्म है, और ये क्या है, क्यू आर्म है, ठीक है। ये इधर क्या है, ये है सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स आके ऐसे काइनेटोकोर्स पे आके ऐसे अटैच होंगे, तो इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो खींचेंगे तो ये ऐसे पोजीशन लेगा ना, ये आगे आगे और ये दोनों आर्म्स ऐसे पीछे की साइड। तो ये कैसी शेप दिखाई दे रहा है, ऐसे वी शेप दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों इक्वल है तो कैसी दिखाई देगी, वी शेप। अगर इसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन एक आर्म की तरफ ज्यादा हो, मतलब एक आर्म छोटी हो और एक आर्म बड़ी हो, तो ये कैसी शेप दिखाई देगी, ये दिखाई देगी एल शेप। और अगर फिर और एकदम एंड की तरफ हो सेंट्रोमियर, तो ये दिखाई देगी जे शेप। और एकदम ही टर्मिनल पे हो तो अपने को क्या दिखाई देगी, ये आई शेप्ड। आ रही है बात समझ में बेटा। ये शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहां पे दिखाई देती हैं, कौन से फेज में, ये दिखाई देते हैं बेटा एनाफेज में। कौन से फेज में, एनाफेज में, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके, जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है, सेकंड टाइप इज सब मेटासेंट्रिक। कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार स्लाइड बैक कर दो, लिखना है। ये लो बेटा, थोड़ा सा जल्दी करो। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, प्रेजेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। जिसकी वजह से ये आर्म्स को दो अनइक्वल आर्म्स में डिवाइड करता है। ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू टू अनइक्वल आर्म्स, टू अनइक्वल आर्म्स, ठीक है। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, पी आर्म, क्यू आर्म। आ रही है बात समझ में बेटा, ठीक है। इस टाइप के क्रोमोसोम को जब एनाफेज में देखते हैं, इट गिव्स ड्यूरिंग एनाफेज, इट गिव्स एल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इट गिव्स एल शेप, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड टाइप है वो है एक्रोसेंट्रिक। क्या है, एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर क्या हो गया, एकदम मतलब और क्लोजर चला गया, ठीक है। प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज ये कैसा दिखाई देता है, ड्यूरिंग एनाफेज ये वाला दिखाई देगा जे शेप्ड। कैसा दिखाई देगा बेटा, जे शेप्ड। ऐसे ही जो फोर्थ टाइप है वो है टीलोसेंट्रिक। क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द
टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम, एट द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। एनाफेज के टाइम पे ये कैसे फेज वो देगा, शेप देगा, एनाफेज के टाइम पे ये देगा आई शेप्ड। कैसे देगा? आई शेप्ड। आ रही है बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद कुछ छोटे से पॉइंट दे रखे हैं, वो ये दे रखे हैं कि जो एंड्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं टीलोमियर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? टीलोमियर्स। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रेस्पॉन्सिबल विच सील्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, सील्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। प्रिवेंट द शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम, शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम। आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई। इसके अलावा ऐसा बोला हुआ है कि इन सर्टेन क्रोमोसोम्स, ठीक है, इन सर्टेन क्रोमोसोम्स अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज आल्सो प्रेजेंट बियॉन्ड द टीलोमियर्स। इधर देखो, ये क्या है भाई? यहां पे ये क्या है? ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। ऐसे ह्यूमंस में बेटा टोटल 5 पेयर्स है। कितने पेयर्स हैं? 5 पेयर्स है। ठीक है, 5 पेयर्स ऑफ सेट क्रोमोसोम। तो मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे इंसानों में? 10। 5 पेयर है बेटा, पेयर। याद रखना, 5 पेयर मतलब 10 क्रोमोसोम। कितने बेटा? 10 क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। अब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, ये स्टेन नहीं लेती है, ये स्टेन नहीं लेती है, इसलिए एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा अलग से दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। ओके, आगे बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे अपना क्रोमोसोम वाला पार्ट फिनिश हुआ बेटा। ठीक है, एक बार इसको बना लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास इस चैप्टर का लास्ट छोटा सा पार्ट बचा है बेटा, माइक्रो बॉडीज। क्या बचा है? माइक्रो बॉडीज। जैसे प्रोकैरियोट्स में अपन लास्ट में पढ़ने में क्या पढ़ा था बेटा? इंक्लूजन बॉडीज पढ़ा था। ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल टाइप के स्ट्रक्चर्स है सेल्स में, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज। स्मॉल माइन्यूट वेसिकल्स, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये बेसिकली 3 है। अपन कितने पढ़ेंगे बेटा? 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, ठीक है, ग्लाइऑक्सीजोम एंड स्पेरोजोम।
एंड स्पेरोसोम। शुरुआत करते हैं परऑक्सीजोम से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? परऑक्सीजोम। बेसिकली ये परऑक्साइड बायोसिंथेसिस से लिंक्ड है बेटा। किससे लिंक्ड है? परऑक्साइड बायोसिंथेसिस से। तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इट कंटेन्स एंजाइम फॉर परऑक्साइड बायोसिंथेसिस, कंटेन्स एंजाइम्स फॉर परऑक्साइड बायोसिंथेसिस, परऑक्साइड बायोसिंथेसिस। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? ठीक है बेटा, ओके। दूसरा, ठीक है, इसका नाम आप वैसे तो पहले पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है, ऐसे आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन, इट इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। याद करो ये वाला वर्ड कहां पे पढ़ा था? फोटो रेस्पिरेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। ये दोनों वर्ड्स कहां पे पढ़े थे बेटा? ये पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया में, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे अपन ने। तो अपन तीसरा इसका काम ये भी लिख सकते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात। ये क्या सिर्फ प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा? तो इसके बारे में लिखेंगे अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक बार जल्दी से इसको देख लो पैरोक्सिज्म के बारे में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्पेरोसोम के बारे में। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, स्पेरिकल शेप, कैसे है? स्पेरिकल है कि नहीं? क्या है बेटा? स्पेरिकल है। इसके अलावा इट इज बिलीव्ड टू बी प्लांट लाइसोसोम, इट इज बिलीव्ड टू बी प्लांट लाइसोसोम। तीसरा, अगर यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड है तो अपन एक और चीज बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इट इज अबंडेंट इन, इसका जो मेन काम है ना वो क्या है? स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स। ठीक है, किस में अबंडेंट होगा? अबंडेंट इन एंडोस्पर्म cells of oil seeds, एंडोस्पर्म cells of oil seeds। ठीक है, produced from SCR, produced from। बेटा ये मतलब ये जो माइक्रोबॉडीज है ना, इनके बारे में ये 4-4 5-5 पॉइंट है। जो भी क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट टू द पॉइंट आता है इनमें से। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? इनके आप फंक्शंस, मतलब बेसिकली ये किस चीज से एसोसिएटेड है?
फंक्शंस क्या है और किस में प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे, ये चीजें याद रख लो, आपको नीट में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब ऐसे लास्ट जो माइक्रो बॉडीज है बेटा, जो लास्ट माइक्रो बॉडी है वो क्या है, वो है ग्लाइऑक्सिजोम। क्या है भाई, ग्लाइऑक्सिजोम। ठीक है, ग्लाइऑक्सिजोम के बारे में ये लिख रखा है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट एंड बेवर्स। टॉलबर्ट एंड बेवर्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है, ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है बेटा, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट एंड बेवर्स। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईआर। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कैसा है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है, originate from ER and it is single membrane bound। ठीक है, it have enzymes for glyoxylate cycle, have enzyme for glyoxylate cycle, जो क्या करती है, कन्वर्ट, ग्लाइकोसिलेट साइकिल क्या करती है, कन्वर्ट फैट इनटू ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सेट्स, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, यहां पे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा, तो इसके साथ अपना यहां पे ये चैप्टर क्या होता है बेटा, दी एंड होता है। तो जब चैप्टर दी एंड होता है तो आज की रामायण, ठीक है, अपन यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। ठीक है, अगला अध्याय अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है तो बताओ, और अगर नहीं आया है तो कौन सा पार्ट नहीं आया है वो मेरे को कमेंट करके बताना बेटा, ताकि उसके लिए अपन अलग से एक नई वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, तो आज की रामायण यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले अध्याय में अगली क्लास में। ओके, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।